स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जुडिशरी गोल्ड। आज के इस वीडियो में मैं फरवरी मंथ के 5 ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर आपने इससे पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि ये सीरीज हर मंथ चलती है। हर मंथ के इंपॉर्टेंट जो केसेस होते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। आज की वीडियो में फरवरी का कर रही हूँ, इससे पहले मैं जनवरी, उससे पहले दिसंबर भी कर चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा। ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना सीधे स्टार्ट करते हैं। पहला केस जो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया वर्सेस अजिंक्य अरुण फिरोदिया। इस केस में हुआ क्या था, एक बच्चे के डीएनए टेस्ट के लिए बोला गया था। किसने बोला था? भाई जो फादर थे, बच्चे के जो फादर थे, उनका कहना था डाइवोर्स प्रोसीडिंग चल रही थी उनकी वाइफ के साथ उनका, और उन्होंने कहा कि जो सेकंड चाइल्ड है मेरा उसका मैं डीएनए टेस्ट कराना चाहता हूँ, मेरे को इसकी पैटर्निटी पे डाउट है। तो कोर्ट के सामने जब ये सवाल आया, सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि क्या ऐसे डीएनए टेस्ट हर कभी अलाउ किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट का कहना था बिल्कुल नहीं। डीएनए टेस्ट को एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में, जहां पे उस बच्चे की पैटर्निटी का कुछ लेना देना ही नहीं है, इट इज जस्ट अ कोलेटरल क्वेश्चन दैट इज कम अप बिफोर द कोर्ट, तो सिर्फ इस कारणवश हम एक डीएनए टेस्ट अलाउ नहीं कर सकते। कोर्ट फ्रिवलेसली हर प्रोसीडिंग में डीएनए टेस्ट अलाउ नहीं कर सकता। कोर्ट डीएनए टेस्ट सिर्फ वही अलाउ करेगा जहां पे उनके सामने इशू ही डीएनए टेस्ट से रिलेटेड हो या पैटर्निटी से रिलेटेड हो। अब जब ये क्वेश्चन ही नहीं है तो हम बिना मतलब एक बच्चे को इस चीज से सब्जेक्ट क्यों करें? उन्होंने कहा कि अगर बार बार किसी भी बच्चे को, या मान लीजिए जैसे नॉर्मल कोर्स की तरह हमने एक बच्चे को डीएनए टेस्ट से सब्जेक्ट करना चालू करा, तो ये एक बच्चे के प्रति बहुत ज्यादा इनजस्टिस हो जाएगा। मान लिया कि उसकी राइट टू प्राइवेसी जो है वो आप एक एडल्ट मेल की तरह या एडल्ट पर्सन की तरह उसको इक्वेट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी he has got the right to privacy। एक बच्चे का भी राइट टू प्राइवेसी होता है, उसका भी राइट टू लिव विद डिग्निटी होता है। आप इंटरनेशनल कन्वेंशंस को देख लीजिए, इंटरनेशनल कन्वेंशंस में ये बात मेंशन की गई है कि बच्चे के पास भी राइट टू लिव विद डिग्निटी का अधिकार होता है। अगर आप उसका ये अधिकार छीनते हैं तो उसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा इनजस्टिस होगा, आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा। सिमिलरली यहाँ पे ये चीज भी बोली गई कि अगर हमने ऐसे डीएनए टेस्ट अलाउ किया तो एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी होगा एक बच्चे के ऊपर जो बहुत गलत होगा, कि अगर उसके दिमाग में क्वेश्चन रेज कर दिया जाए कि यार जिसके साथ अभी तक वो रह रहा था वो उसका एक्चुअली उसके फादर है या नहीं है, तो साइकोलॉजिकली ही विल बी डिस्टर्ब। ऑल्सो उसको एक आइडेंटिटी क्राइसिस भी हो सकता है। मान लीजिए कल को ऐसा पता चलता है उस डीएनए टेस्ट में कि वो उनका बच्चा नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उसको आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकता है। वो उस सर्च में निकल सकता है, अपने रियल फादर के लिए ढूंढने के लिए निकल जाएगा, और जिससे उसका बचपन जो है, जो किसी और ही चीज में लगना चाहिए, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए लगना चाहिए, उसका पूरा बचपन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसा बोलते हुए कोर्ट ने यहाँ पे डीएनए टेस्ट डिसअलाउ किया। डीएनए टेस्ट से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस ले डाउन करी और कहा कि हर सिचुएशन में या हर केस में से फ्रिवलेसली मन से जब भी आया उठा के डीएनए टेस्ट अलाउ नहीं कर सकते। ऑल्सो यहाँ पे सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 114 को डिस्कस किया कोर्ट ने। 112 को डिस्कस करते हुए कहा कि अगर 112 क्या कहता है कि कंक्लूसिव प्रूफ रहेगा, अगर मान लीजिए एक बच्चा सब्सिस्टिंग मैरिज के दौरान पैदा होता है, तो इट इज कंक्लूसिव प्रूफ कि वो बच्चा लेजिटिमेट बच्चा है ऑफ द पेरेंट्स। इसको सिर्फ आप कब डिनाई कर सकते हैं? अगर आप ये प्रूफ कर दे कि भाई देयर वाज नो एक्सेस एट ऑल, तभी आप इसको सिर्फ डिनाई कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। तो कोर्ट ने कहा कि ये 112 का प्रिजम्पशन लेके चलेंगे। दूसरी बात, 114 में आप एडवर्स इन्फ्रेंस नहीं ड्रॉ करेंगे। जस्ट बिकॉज अगर एक मदर डिनाई कर रही है कि नहीं मुझे डीएनए टेस्ट से सब्जेक्ट नहीं करना मेरे बच्चे को, इससे आप एडवर्स इन्फ्रेंस ड्रॉ नहीं कर देंगे कि उनके कहने का मतलब ये है कि बच्चा इलेजिटिमेट होगा। नहीं, इससे ये एडवर्स इन्फ्रेंस कभी भी नहीं लगाया जा सकता, ये भी कोर्ट ने इस केस में कहा था। So that a DNA test of a minor child is not to be ordered routinely in matrimonial dispute। यही मैंने आपको भी बताया कि भाई कोर्ट ने कहा है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में माँ बाप के बीच में अगर झगड़ा चल रहा है तो बच्चे को बिना मतलब उसमें घसीट कर और उसको डीएनए टेस्ट से सब्जेक्ट नहीं करेंगे। डीएनए टेस्ट ऑफ चिल्ड्रन born during the subsistence of a valid marriage may be directed only when there is sufficient prima facie material to dislodge the presumption under 112 of Indian Evidence Act। जब बहुत ज्यादा ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस आपके सामने हो जो 112 के प्रिजम्पशन को डिसलॉज कर रहा हो, तभी जाकर हम ये अलाउ कर सकते हैं। A court would not be justified in mechanically directing a DNA test of a child in a case where the paternity of a child is not directly an issue but is merely collateral to the proceeding. Children have the right not to have their legitimacy questioned frivolously before a court of law.
द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेसी फॉर चिल्ड्रन मे नॉट बी इक्विवेलेंट टू एन एडल्ट, इक्विवेलेंट नहीं है एडल्ट की तरह, लेकिन फिर भी उसके पास भी राइट टू प्राइवेसी है जैसे एक नॉर्मल सिटीजन के पास होती है। दूसरा केस अगर अपन देखें, दैट इज योगेश उपाध्याय वर्सेस एटलांटा लिमिटेड। देखो आपको एक बात क्लियरली पता होगी, जब आप 142 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट रीड करते हो उसमें बोलता है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड अंडर सीआरपीसी। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो था ना, सीआरपीसी और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बीच के कॉन्फ्लिक्ट का ही इशू था। यहाँ पे इशू ये था कि क्या सीआरपीसी के पावर यूज करते हुए 406 ऑफ सीआरपीसी के अंदर क्या सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर सकता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में केस को, जबकि 142 में क्लियरली लिखा हुआ है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सीआरपीसी। तो जब ऐसा लिखा हुआ है, नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज है वहां पर, क्या उसके बाद भी ट्रांसफर किया जा सकता है? यहाँ पे हुआ क्या था, 6 केसेस थे जिसमें से 4 न्यू दिल्ली में फाइल किए गए थे और 2 आपके नागपुर में फाइल किया हुआ था, ठीक है, सेम पर्सन के अगेंस्ट। अब हुआ क्या कि ऐसे में हमेशा प्रॉब्लम होती है अगर अलग अलग जुरिस्डिक्शन में चल रहे हो केसेस। तो बात की गई थी कि भाई जो नागपुर वाले 2 केसेस हैं उनको भी उठा के दिल्ली में ले आया जाए। यहाँ पे केस में पेरेंट्स का कहना था कि नहीं कर सकते आप, ऐसा ट्रांसफर नहीं कर सकते हो बिकॉज 142 के अंदर वो नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज है। कोर्ट ने यहाँ पे समझाया कि नहीं, ऐसा कर सकते हैं। 406 की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट यूज कर सकती है। नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज जो वहां पर है उसका होने का ये मतलब है कि जो प्रोसीजर प्रोवाइडेड है ना सीआरपीसी के अंदर, जब जुरिस्डिक्शन का मैटर डिसाइड होगा तो जुरिस्डिक्शन डिसाइड करने के लिए जो प्रोसीजर सीआरपीसी में है वो अडॉप्ट नहीं होगा। बट सुप्रीम कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस अगर चाहती है ट्रांसफर करना केस को, तो केस को ट्रांसफर कर सकती है। प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं करेंगे सीआरपीसी का, क्योंकि प्रोसीजर एनआईए अपना खुद का फॉलो करता है जब डिसऑर्डर ऑफ चेक की बात आती है। तो प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, 406 की पावर यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट केस को ट्रांसफर कर सकता है, ऐसा इस केस के अंदर बोला गया था। It may be noted that the non-obstant clause was there in the original section 142 itself and was not introduced by way of amendment in the year 2015 along with section 142(2). The said clause merely has reference to the manner in which cognizance is to be taken. ठीक है? In offence under section 138 of the act, as a departure has to be made from the usual procedure in as much as prosecution for the said offence stands postponed despite commission of the offence being complete upon disorder of the check, and it must necessarily be in terms of procedure prescribed. The clause therefore has to be read and understood in the context and the purpose it is used, and it does not lend itself to the interpretation that section 406 CRPC would stand excluded vis-a-vis offence under section 138 of the Act of 1880. तो उन्होंने कहा कि वो एक्सक्लूड नहीं कर रहा है, आपको दोनों को साइमल्टेनियसली रीड करना पड़ेगा, बस प्रोसीजरल मैटर में उसको डिसरिगार्ड कर दो, प्रोसीजर वहां का फॉलो मत करो सीआरपीसी का, लेकिन 406 अप्लाई कर सकते हो। Power of this court to transfer pending criminal proceeding under 406 does not stand abrogated thereby in respect of offence under section 138 of the Act. उसके बाद अनंत थानोर करमुसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब इसमें हुआ क्या था, एक बंदा था जिसने एक फेसबुक कमेंट करके एक मिनिस्टर को जो है डिफेम कह सकते हैं कि उन्होंने उनके अगेंस्ट कुछ लिखा था, डिफेम नहीं कहूंगी मैं, उनके अगेंस्ट कुछ लिखा हुआ था। तो यहाँ पे जो इशू आया था वो ये था कि पुलिस वालों ने उनको पकड़कर, उस बंदे को जिसने ये पोस्ट डाला था फेसबुक का, उसको पकड़ के बहुत मारा पीटा था, रॉन्गफुली कन्फाइन कर दिया था। तो जब ये मैटर कोर्ट में पहुंचा, जब ये चल रहा था, तो सवाल ये था कि मिनिस्टर का नाम कहीं पर भी नहीं आया, एंड स्टेज तक मिनिस्टर का नाम नहीं आया, चार्जेस वगैरह फ्रेम हो गए, सब कुछ हो गया, आगे मैटर चला गया। अब हाई कोर्ट तक जब ये बात पहुंची, ट्रायल कोर्ट से निकल के जब हाई कोर्ट तक ये बात पहुंची, तब मिनिस्टर का नाम सामने निकल कर आया। तो हाई कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया ये कहते हुए कि क्योंकि चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं तो अब आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। तो अब अगर आपने मिनिस्टर को एडिशनली अक्यूज किया है तो अब मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं हो सकती इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज क्या हो चुका है, चार्जेस ऑलरेडी फ्रेम हो चुके हैं। बट जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं होता, अगर चार्जेस फ्रेम भी हो गए हैं तो भी एक फेयर ट्रायल का अधिकार है, जो भी पर्सन विक्टिम है उसके पास फेयर ट्रायल का अधिकार है, और क्योंकि उसके पास फेयर ट्रायल का अधिकार है तो भले ही चार्जेस फ्रेम भी हो गए हो, पर फिर भी क्या किया जा सकता है, फिर भी आपकी एडिशनल इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। आफ्टर फ्रेमिंग चार्जेस ऑल्सो एडिशनल इन्वेस्टिगेशन कैन बी ऑर्डर्ड इफ
देयर आर ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग कि भाई इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे बहुत ही प्रिफंक्टरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुई थी और इसलिए ताकि अब सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो सके तो चार्जेस फ्रेम भी हो गए हैं, तब भी आप फिर से इन्वेस्टिगेशन, एडिशनल इन्वेस्टिगेशन कीजिए। यहाँ पे सीबीआई इंफॉर्मेशन की भी मांग की गई थी, सीबीआई का इंटरफेरेंस की भी मांग की गई थी, बट वो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ नहीं किया क्योंकि उन्होंने कहा कि वो बहुत ही रेयर एक्सेप्शनल केसेस में अलाउ किया जाता है, बट एडिशनल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस को डायरेक्ट कर दिया गया था। ऑल्सो जो अक्यूज पर्सन थे उनका ये भी कहना था कि स्टेट ने बहुत इंटरफेयर किया है बीच में। कोर्ट ने कहा स्टेट से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, जब स्टेट गवर्नमेंट की बात आती है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारे सामने क्लियरली एविडेंसेस आ रहे हैं जो दिखा रहे हैं कि एक पर्सन एडिशनली अक्यूज है और उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं पुलिस ने कंप्लेन करी है, तो आप जाइए इन्वेस्टिगेशन कीजिए। As observed and held by this court in the aforesaid decisions, the victim has a fundamental right to fair investigation and fair trial. Therefore, mere filing of the charge sheet and framing of the charges cannot be an impediment ordering further investigation, reinvestigation, de novo investigation if the facts so warrant. अगर facts कहते हैं तो आपको additional ये करना पड़ जाएगा। Clear? चलिए, बहुत इस तरीके के क्वेश्चन प्री में बहुत आ जाते हैं जहां पे आपसे पूछ लिया जाता है, हो सकता है आपसे ऐसा क्वेश्चन बन जाए जिसमें आपसे पूछ लिया जाए कि भाई क्या चार्जशीट फाइल होने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकते हैं? यस, इफ इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस स्टेट्स इट कैन बी ऑर्डर्ड। देन द नेक्स्ट केस इज बेनी प्रसाद डिसीज्ड वर्सेस दुर्गा देवी। अब आपने एक सेक्शन 51 ऑफ टीपीए पढ़ा होगा जो कहता है कि अगर एक पर्सन है जो बोनाफाइड बिलीफ में किसी के लैंड पे रह रहा है कि वो लैंड उसका है, ठीक है, बोनाफाइड ट्रांसफर अगर है और वो अगर कुछ चीज कंस्ट्रक्ट कर देता है उसमें तो इज एंटाइटल्ड टू द वैल्यू ऑफ इट, ठीक है। अगर मान लो मैं बोनाफाइड बिलीफ में कि ये लैंड मेरा है, मैं वहां पे रह रही हूँ और वहां पे घर बना देती हूँ, तो मान लो कल को मुझसे खाली करवाया जाता है तो फिर मेरे को जो भी मैंने घर कंस्ट्रक्ट किया था उसका मुझे पैसा मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ इंप्रूवमेंट आई विल गेट। बट एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं ऐसा बोनाफाइड बिलीफ के अंदर नहीं कर रही हूँ, मैं ट्रेसपासर हूँ, मैं एनक्रोचर हूँ, मुझे पता है कि मेरा हक नहीं है उस घर पे उस प्लॉट पे रहने का, पर मैं फिर भी उस प्लॉट पे रह रही हूँ और उसके बाद उस पे कुछ कंस्ट्रक्शन कर दूं तो भी क्या मुझे ये बेनिफिट मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, एनक्रोचर ट्रेसपासर को ऐसे राइट नहीं मिलते, क्योंकि सेक्शन 51 टीपीए का जब देखते हैं ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का, वो क्लियरली वर्ड यूज करता है बोनाफाइड ट्रांसफर ही होना चाहिए। तो अगर पर्सन गलत तरीके से भी रह रहा है पर वो अपने बोनाफाइड बिलीफ के अंदर अगर रह रहा है कि भाई मैं सही हूँ, मेरे पास ही राइट है इसकी ओनरशिप का, फिर तो चलेगा। अदरवाइज अगर वो बोनाफाइड बिलीफ में नहीं है देन इट कैन not happen, then he will not be given the benefit of section 51 of TPA. In order to attract the section 51, the occupant of the land must have held possession under color of title. His possession must not have been mere possession of another, but adverse to the title of true owner, and he must be under the bona fide belief that he has secured good title to the property in question and he is the owner thereof. In short, Section 51 gives only statutory recognition to the above three things. At the same time, in the case on the hand, the concurrent finding of the courts below is that the respondent herein is the owner. यहाँ पे साबित हो गया था कि respondent ही owner है, इसलिए साबित थी ये बात कि वो बोनाफाइड बिलीफ के अंदर जो पर्सन है वो नहीं रह रहा था, इसलिए उसको यहाँ पे बेनिफिट 51 का नहीं दिया गया था। अगले केस पे आते हैं, द लास्ट केस ऑफ द डे, रंगप्पा जवूर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। अब इसमें हुआ क्या कि अगेन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था, डाइवोर्स की प्रोसीडिंग चल रही थी और उसी में जो अक्यूज पर्सन है उनके अगेंस्ट ये केसेस भी लगाए गए थे। आपका 498 एक क्रूएलिटी ऑफ आईपीसी के अंदर, 506 इंटिमिडेशन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और भी बहुत सारे चार्जेस उनके अगेंस्ट लगाए गए थे। अब हुआ क्या, बाद में इन लोगों ने एमिकेबली सेटल कर लिया और इन्होंने म्यूचुअली डाइवोर्स ले लिया, दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपना एमिकेबली सेटल करके और डाइवोर्स ले लिया। कोर्ट के सामने क्वेश्चन ये आया था कि क्या ये जो क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए थे 498 ए का, आपका 506 का, 503 का भी इनफैक्ट उनके ऊपर लगा हुआ था, क्या ये चलते रहेंगे? तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, अगर एमिकेबली सेटल कर लिया है उन लोगों ने तो ये चार्जेस भी फिर हट जाएंगे और फिर वापस जरूरी नहीं है, अगर सेम मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में ये चार्जेस लगे हुए थे ना, तो अगर डिस्प्यूट ही सेटल कर लिया है तो फिर ये चार्जेस चलाकर और उसको बिना मतलब के सजा देके कोई मतलब ही नहीं है। जब
ऑल्दो दोनों ने मिलकर आपस में सॉर्ट आउट कर लिया है इशू, और अब दोनों पीसफुली रहना चाहते हैं। एंड जब वाइफ से पूछा गया था तो वो भी अपने चार्जेस वापस लेना चाह रही थी, तो अब जब वो खुद भी रेडी है तो फिर कोर्ट बिना मतलब के इंटरफेयर करके और किसी सामने वाले को सजा नहीं देगा। This court has held that in cases of offences relating to the matrimonial dispute, if the court is satisfied that the parties have genuinely settled, लेकिन दोनों पार्टीज का सेटल करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पार्टी ने कर दिया। वाइफ, क्योंकि वाइफ ने यहाँ चार्जेस लगाए थे तो वाइफ ने भी सेटल किया और वाइफ इज रेडी टू टेक बैक द चार्जेस, ओनली देन विल दिस बी अलाउड। The dispute amicably, then for the purpose of securing ends of justice, criminal proceeding inter se parties can be quashed by exercising the power under 142, आर्टिकल 142 की पावर यूज करते हैं। यहाँ पे आर्टिकल 142 को डिस्कस किया गया था कि आर्टिकल 142 की पावर यूज करते हुए ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को क्वैश किया जा सकता है, और इवन अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी, 482 इनहेरेंट पावर्स, उसके अंदर भी क्वैश किया जा सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर February 2023, जो 5 केसेस मेरे को आपके साथ डिस्कस करने थे। दैट्स ऑल। पसंद आया तो लाइक जरूर करना। एक इन्फॉर्मेशन जेजी आपके लिए चलाता है, JG1, दैट इज सेल्फ पेस्ड बैच। हम कभी कभी अपने घर पे अपने मर्जी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अपने टाइमिंग के अनुसार। हम मान लो हम काम कर रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसी चीज कर रहे हैं जिसमें हम अपने टाइम के हिसाब से चीजों को मैनेज करना चाहते हैं, तो फॉर दोज किड्स वी हैव कम अप विद जुडिशरी गोल्ड 1 बैच, जिसमें आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से क्लासेस देख सकते हैं, क्लासेस अटेंड कर सकते हैं और जुडिशरी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेकेंडली, वी ऑल्सो हैव अ जुडिशरी गोल्ड कॉम्प्रिहेंसिव बैच, जिसमें लाइव क्लासेस होती हैं। लाइव क्लासेस का टाइम शाम को 5 से 8 रहता है। इसमें आप टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। लाइव रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस आपको इसके अंदर मिलती है। तो अगर आप जुडिशरी गोल्ड के साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू गाइज। सो एंड ऑल्सो जुडिशरी टॉप रैंकर्स जो है उन्होंने एक लीगल एज लॉ स्कूल स्टार्ट किया है, जिसमें हमें, जब हम लॉ स्कूल में रहते हैं, हमें बहुत सारी परेशानियां होती हैं। मतलब बहुत सारी चीजों में हमें गाइड करने वाला कोई नहीं होता। कभी कोई सेमिनार्स हो रहे हैं, वेबिनार्स हो रहे हैं, ये सब चीजें हो रही है, हमें कोई गाइड करने के लिए नहीं होता। तो टॉप रैंकर्स आपके लिए लीगल एज लॉ स्कूल लेके आया है, जिसमें आपको इन सब चीजों के लिए गाइड किया जाएगा। आपके लिए स्पेशल वर्कशॉप्स कंडक्ट की जाएंगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाएंगे, जो आपको व्हाइल यू आर इन योर लॉ कॉलेज बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे सेशन। आई होप यू गाइज लाइक द सेशन। पसंद आया हो तो भाई लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।